हेलो, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में दूसरे चैप्टर में लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर तीसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये पहले भी आ चुका है। हाँ, कहाँ आ चुका है? आईएमडी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आ चुका है टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब सिंपल सी बात है, अगर इसके डिफाइन करेंगे तो टोटल मतलब कुल हो जाएगा। ठीक है, समग्र जिसकी शुद्ध हिंदी होती है, क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। ठीक है, और मैनेजमेंट प्रबंधन। तो याद करिए, आपको आईएमडी और आईएमडी में ये जितने भी टर्म हैं ये सब बताए जा चुके हैं, तो आप वहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे समग्र का तो कोई मतलब नहीं है डिफाइन करने का, लेकिन क्वालिटी तो हमने डिफाइन किया है। फिर से बता दे रहे, क्वालिटी क्या होती है? डिग्री ऑफ परफेक्टनेस। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी मानक के अनुसार है तो इसका मतलब वो सही है, वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी है, यानी क्वालिटेटिव है, वो गुणवत्तापूर्ण है। ठीक है, प्रबंधन बता दिया था इसके पहले। तो उन तीनों का जो समावेश है इसका डिफिनेशन दिया गया। टीक्यूएम एक प्रबंधन दर्शन है जो संगठन के प्रत्येक व्यक्ति और विभाग को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उच्चतम गुणवत्ता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। किस चीज का उच्चतम गुणवत्ता? प्रोडक्ट का। समझ में आया? ठीक है, कुल मिला जुला के ये है कि टीक्यूएम जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जहां कोई इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के हर एक पर्सन की ये जिम्मेदारी बनती है। अब उस पर्सन में मैनेजमेंट भी है, उस पर्सन में सुपरवाइजर भी है, उस पर्सन में कर्मचारी भी है, उस पर्सन में क्या है? लेबर वर्क भी है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उसके द्वारा काम किया जा रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मानक के अनुसार होगा, तभी वो प्रोडक्ट मानक के अनुसार बनेगा। और जब कंज्यूमर उसको यूज करेगा, कस्टमर उसको यूज करेगा, तब वह कहेगा कि यह क्वालिटेटिव है, यानी हमारे अनुसार है। ठीक है, इसका मतलब आपने टीक्यूएम जो है बढ़िया से लगाया है। यह निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि हर स्टेप पर कहीं ना कहीं गलती आ जा रही तो सुधार लीजिए, ताकि जो पीछे वाला प्रोडक्ट बनने में आ रहा है उसके और प्रोसेसिंग होने वाली है, ताकि आगे जो कमियां पाएंगे वो पीछे वाले में दोहराए न। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बार बार तो यही लिया था ना कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में होल बनाना है तो आप ड्रिलिंग करेंगे, बोरिंग करेंगे, रीमिंग करेंगे। तो अगर ड्रिलिंग सही हुआ तभी बोरिंग सही होगा, बोरिंग सही हुआ तभी रीमिंग सही होगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया है के माध्यम से उत्पाद या फिर सेवा या फिर संचालन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ठीक है, सेवा का मतलब क्या हमने बताया था। आप लोग पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो कॉलेज क्या है? एक तरीके से इंडस्ट्री है जो इंजीनियर को बना रही है। ठीक है, समझ में? टीक्यूएम की परिभाषा तो हमने बता दिया गया है, फिर से देख। अब यहां बढ़िया डेफिनेशन है। टीक्यूएम एक संगठनात्मक रणनीति है। संगठनात्मक रणनीति बता दिया कि उस संगठन में मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी है, इंजीनियर भी है, कर्मचारी भी है, लेबर भी है, तमाम लोग हैं। तो ये क्या है? संगठनात्मक रणनीति है जो ग्राहकों की संतुष्टि, और ग्राहक की संतुष्टि तभी होगी जब आपने मार्केट सर्वे किया था। उस मार्केट सर्वे में जा करके उनके अनुसार एक एक क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन के अनुसार प्रोडक्ट आपने बनाया है, तब कंज्यूमर संतुष्ट होगा। ठीक है, और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संगठन के सभी सदस्यों को शामिल करती है, जिसमें उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता निरंतर सुधार पर जोर दिया जाता है।
पीछे वाला ही डिफिनेशन है, बस तो कंसाइज कर दिया गया, छोटे में लिख दिया गया है। ये डिफिनेशन अपने आप में बहुत बढ़िया है। चलिए, टीक्यूएम के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? ग्राहक की केंद्रितता, बिल्कुल 100%। जो भी आप काम कर रहे हैं ग्राहक के अनुसार कर रहे हैं, जो आपने मार्केट सर्वे किया, 10 क्वेश्चन बनाया है उसके अनुसार के। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सुधार इसमें ला रहे हैं। नेक्स्ट, कर्मचारी की सहभागिता भी तो बनी है। अगर कर्मचारी साथ न दे आपका तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है। नेक्स्ट, समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब गुणवत्ता के हर विभाग को, संगठन के हर गतिविधियों को एकीकृत करना रहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे IMD में बताया था कि मान लीजिए ई रिक्शा आपको बनाना है, तो ई रिक्शा बनाना है तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाला लगेगा, मैकेनिकल वाला लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लगेगा। अच्छा, तो सिविल वाला, तो ठीक है, सिविल वाला रोड बनाएगा तभी तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों का कोलैबोरेशन सही होना चाहिए, उनके बीच जो रिलेशन है, हाँ, बहुत तनाव का नहीं होना चाहिए। पता चला वो अपना काम करके दे दे उटपटांग तरीके से, अब भाई तुम जानो। तो ऐसा है, टीक्यूएम क्या करता है कि सबके वो जितने विभाग होते हैं सबकी दृष्टि समान बनाए रखता है। चलिए, नेक्स्ट है प्रदर्शन मापन। प्रदर्शन मापन का मतलब यह है कि हर डिपार्टमेंट कौन काम कर रहा है उनके प्रदर्शन को आंकेगा कि वाकई मानक के अनुसार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर मानक के अनुसार कर रहे हो तो ठीक है, अन्यथा दिक्कत है। चलिए, इसके लाभ क्या है? किसके? टीक्यूएम के। भाई, गुणवत्ता में सुधार हुआ 100%, ग्राहक संतोषजनक हुआ हो, बिल्कुल। लागत में कमी, लागत में कमी कैसे आई? जब हर स्टेप पे आप चेक कर रहे हो तो इसका मतलब डिफेक्ट कम से कम होगा। जब डिफेक्ट कम से कम होगा तो उनको रिपेयर करने की कास्ट कम हो जाएगी, तो यानी लागत में कमी आ जाएगी। कर्मचारी की प्रेरणा भी तो बनी रहेगी, कर्मचारी की प्रेरणा बनी रहेगी कि हाँ यार, अगर हम मानक के अनुसार काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिकेगा। जब प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो हमारी सैलरी अच्छी से अच्छी बनेगी, या फिर जो आ रही है उसमें बढ़ के भी आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धात्मकता होती है, यानी कि कॉम्पिटिटिव होती है। किसके किसे अपनाने वाले संगठन बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। यानी अगर आप टीक्यूएम को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कंपटीटर कोई नहीं हो पाए। कोई नहीं हो पाने का मतलब ये है कि हर चीज मानक के अनुसार कर रहे हो, लेकिन एक चीज ये भी है कि 100% आप मानक के अनुसार नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं किसी की कोई गलती हो जाएगी। अच्छा, ये गलती हो जाएगी तो जो 10 क्वेश्चन कस्टमर के द्वारा बनाया गया था उसमें एक क्वेश्चन के अनुसार मानक नहीं बन पाया, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए किसी की वजह से गलती हो जाए तो जितना पीस जिस 24 घंटे में निकलना था हो सकता कम हो जाए, या फिर आप पता चला जहां से कमी आ रही उसको दूर करने चले और पता चला जहां 100 प्रोडक्ट निकलना था वहां 50 ही हो गया। तो कहने मतलब मानक के अनुसार तो बना ही, लेकिन आपका क्या है, लॉस हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया कि कंपटीशन भावना बना हुआ है। ठीक है। हानि क्या है? लंबा समय लेगा। जाहिर सी बात है, जब हर स्टेप पे चेक कर रहे हो तो लंबा समय लेगा। उच्च प्रारंभिक लागत, शुरुआत में प्रारंभिक लागत बहुत अधिक लगेगी क्योंकि आप हर स्टेप पे चेक कर रहे हो, यानी हर स्टेप पे चेक कर रहे हो तो हर स्टेप पे टाइम ज्यादा जा रहा है तो उसका तो पैसा लगेगा। कर्मचारी का प्रतिरोध होगा। भाई बार बार जाके उससे पूछ रहे भैया काम कर रहे हो किसके अनुसार? लो, अच्छा कितना सेंटीमीटर का मेजर किए हो? अच्छा इतना सेंटीमीटर का लो नापो। बार बार उसके जॉब को मेजर कर रहे हो। जब मेजर कर रहे हो तो दिक्कत है ना। ठीक है। नेक्स्ट है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहेगी। ठीक है। प्रक्रियाओं और कार्यों में बेहतर बनाने के लिए टीक्यूएम जटिल हो सकता है। एप्लीकेशन कहां कहां इसका उपयोग करेंगे? निर्माण उद्योग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है।
सेवा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा में, शिक्षा में, सरकारी संगठन में। ठीक है, अब बात करते हैं गुणवत्ता नियंत्रण की भूमिका क्या कैसे होती है, उसके अनुसार क्वालिटी कंट्रोल टूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, यह उपकरण उत्पादों और सेवाओं गुणवत्ता में सुधार बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण में चार्ट, अच्छा ये चीज तो हमने डिस्कस कर दिया था भाई। ठीक है, ये चीज जो है हम डिस्कस कर दिए हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। केवल टीक्यूएम जो था उसी की हम बात किए थे। ठीक है, जो टीक्यूएम था उसी की हम बात किए हैं। तो अब हम आते हैं, ये चैप्टर दूसरा का द एंड होता है। अब चैप्टर हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या स्टार्ट करते हैं? तीसरा चैप्टर। अगर दूसरे में अगर कुछ आपको लगता है कि ये चीज छूट गया है तो आप बता देंगे, हालांकि पूरा परफेक्ट कर दिया गया, इसमें एक चीज भी नहीं छोड़ा गया। ठीक है, फिर भी अगर लगता है कि हाँ ये चीज बताना चाहिए था, बाय द वे ह्यूमन बिहेवियर, भाई देखो 100% कोई आदमी तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, लेकिन बाय द वे ह्यूमन बिहेवियर के वजह से कहीं ना कहीं कोई एक सिली टॉपिक छूट गई हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आप। ठीक है, तो चैप्टर तीसरा, अरे चैप्टर तीसरा जो है आप बिल्कुल, अरे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक दूसरे से कोरिलेट थे। चैप्टर तीसरा थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, चैप्टर तीसरा जो है थोड़ा सा हट करके है। ये आपका लागत आगणन। ठीक है, एस्टिमेशन। आप लोग जब कोई चीज लिखते हो ना, खासकर हिंदी वाले, तो कोशिश ये करा करिए कि जो भी डिफिनेशन है वो इंग्लिश में उसके टर्म को लिखा करिए, ब्रैकेट में हिंदी में लिख दिया करिए। जैसे ये कास्ट एस्टिमेशन है, अब ब्रैकेट में आप लागत आगमन लिख। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस इसमें क्या क्या है ये चीज़ आप सरसरी निगाह से देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ाना है। ठीक है, परिचय। ठीक है, एस्टिमेशन का सिंपल सी बात है, बजट बनाना। ठीक है, हालांकि आईएमडी में ये चीज़ आ चुका है, बजट क्या है। ठीक है, 8वें चैप्टर में, शायद 8वें या 9वें चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, उसको जाकर आप वहाँ देख लीजिएगा। तो एस्टिमेशन जिसे आप लोग आपके यहाँ मकान बनता है, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप घर ही बैठ करके पहले ये चीज़ इतने रुपए का लेना, ये चीज़ इतने, अच्छा लेना है, ये चीज़ लेना, ये चीज़ लेना है, अच्छा ये चीज़ लेना इतने रुपए का आ सकता है, इतने रुपये का आ सकता है। लास्ट में टोटल जोड़ेंगे, मान लीजिए 2000 आया, तो आप 2000 अपने पास लेके चलेंगे, या फिर नहीं होता है तो 2000 की व्यवस्था करेंगे। मान लीजिए आपके एक ही हजार है तो 1000 अपने दोस्त से लेंगे। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसीजर होता है, या घर बन रहा है, इतना ईंट लगेगा, इतना छड़ लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतना लेबर कास्ट लगेगा। ठीक है, इतना एसेसरीज लगेगी, जो भी एक्स्ट्रा बच गया है। ठीक है, तो खैर ये सब चीजें हैं, तो उसी को है। तो आते हैं, कोई भी उद्योग हो या कोई भी प्रतिष्ठान, ठीक है, सभी का अंतिम लक्ष्य अपने उत्पाद अथवा सेवा पर अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। 100% बात मान रहे हो? यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी है, तो वो क्या देखता है कि हमारा अगर प्रॉफिट होगा तभी तो हम काम करेंगे, अन्यथा क्यों काम करेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज वाले अपना स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको प्रॉफिट होता है तभी तो वो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कोई इंडस्ट्री जो भी है प्रोडक्ट बना रही है, अगर उसका प्रॉफिट होगा तभी करेगी। चलिए, इसके लिए आवश्यक यह है कि बाजार में उत्पाद की मांग न केवल बनी रहे बल्कि उसमें वृद्धि भी होती रहे। समझ में? पर डे मान लीजिए आप 10 प्रोडक्ट बनाते हैं और 10 प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर हो रहा है, आज कल 11 हो जाना चाहिए, या फिर एक महीने तक 11 रहे तो दूसरे महीने भी 12 हो जाना चाहिए, यानी कि वृद्धि भी होते रहे। ठीक है,
अच्छा, ये तो हो गया वृद्धि भी, अब प्लस आप भी वृद्धि करेंगे। जैसे महंगाई होती है, जब महंगाई बढ़ती है तो आप एक रेशियो होता है, पर्टिकुलर रेशियो होता है, उसके अनुरूप आप प्रोडक्ट का, जैसे होता था पहले आप कोई भी नॉर्मल चॉकलेट 25 पैसे 50 पैसे मिलता था, लेकिन आज की डेट में अब नहीं मिलता है। ठीक है, यह तभी संभव होगा जब उत्पाद न केवल उच्च गुणवत्ता का हो बल्कि ग्राहक का उचित दाम पर मिले, तभी पॉसिबल है ना। यानी कि मानक के अनुसार प्रोडक्ट बना है, अब मानक के अनुसार प्रोडक्ट बना है तो ग्राहक को भी संतोष मिलेगा कि हाँ भैया ये हमारे लायक है, हम इसको खरीदेंगे। और खरीदने के लिए इतना पैसा लगना चाहिए उस पे कि ग्राहक सेटिस्फाइड है कि हाँ दिल। कोई चीज ऐसी होती, बहुत महंगी महंगी चीजें होती है भाई। अपना देश क्या है, ज्यादातर गरीबी वाला क्षेत्र, ठीक है। तो क्या है कि महंगे महंगे चीज कहती है, महंगी चीज हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। टेस्ट वही अमीर आदमी का भी होता, वही गरीब आदमी का होता, उसमें कोई वो अंतर नहीं है। लेकिन बशर्ते क्या, उसके पास वो पैसा नहीं है। हालांकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हो, वो लिविंग का स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे। मतलब आप एक अमीर आदमी के पास वही प्रोडक्ट ले जाओगे और एक गरीब आदमी के पास वही प्रोडक्ट ले जाओगे, तो वो जो मतलब आपको मानक बताएगा वही वो भी मानक बताएगा, दोनों का सेम है, लेकिन वो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो वही की बात कर रहा है, दाम पर, उचित दाम पर मिले। उत्पाद का दाम उसके निर्माण में आने वाली कुल लागत, जिसमें कच्चे माल की लागत। अच्छा देखो, दाम कैसे बताएंगे, जो भी बनाने में टोटल खर्च हुआ यानी लागत, जिसमें कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल, मान लीजिए ब्रेड बनाना है तो ब्रेड बनाने के लिए मतलब मैदा है तो कच्चा माल हो गया की लागत, उत्पादन की लागत मतलब उस पर क्या क्या काम किया गया, तथा अन्य खर्चे सन्निहित होते हैं, पर निर्भर करता है। यही तीनों पर निर्भर करेगा। उत्पाद का दाम बाजार में कम बना रहे, इसके लिए इन लागतों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप बताइए, आप जो कच्चा माल आप खरीद के ला रहे हैं, आप 1 किलोमीटर से खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। अब कोई बता दीजिए वहां सस्ता मिल रहा है, आप पहुंच गए 25 किलोमीटर, पता चला ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट बढ़ गई, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो यानी कि ऐसे ये जो तीनों चीज है, तीनों कास्ट है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपनी कीमत भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। किसी भी परियोजना प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उत्पाद निर्माण लागत, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भली भांति से आकलन किया जाना चाहिए। यानी कि जो पैसा हम लगाएंगे कि हाँ इतने पैसे में प्रोडक्ट बिकेगा, उसमें वो जो 3 चीजें हैं, एक कच्चे माल की कीमत है, एक प्रोसेसिंग का, जो प्रोसेसिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है यानी एक्चुअल में बनाने वाली, हाँ, प्लस एक्स्ट्रा जो अन्य खर्च हुए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग की कास्ट है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए दोनों हो गया, रॉ मटेरियल आपने लिया और मैन्युफैक्चरिंग किया, प्रोडक्ट बना दिया, तो इस पे हम जोर देते हैं कि ये हमारा कितना बहुत ज्यादा ना बढ़े और बहुत कम ना हो, ठीक है, ताकि हम कंज्यूमर के लिए या कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बेनिफिशियल और प्लस उचित दाम में मिले। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। कास्ट क्या होती है, किसी भी उत्पाद या वस्तु के निर्माण में होने वाला कुल व्यय, जिसमें भूमि, पदार्थ, श्रमिक, ऊर्जा, मशीनरी, उपकरण, अप्रत्यक्ष खर्च आज सन्निहित होती है, उसकी वही कास्ट कहलाती है। समझ में मेरी बात, बहुत बढ़िया डिफिनेशन लिखा है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए ब्रेड आप बनाना चाह रहे हैं, बना के बेचना चाह रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप जमीन खरीदेंगे, ठीक है। जमीन आपने खरीदा, उस पर मशीनरी मतलब उसको बिल्डअप करवाएंगे, बिल्डिंग बनवाएंगे, उसे मशीनरी लगवाएंगे, उसमें काम करने वाले लोग रहेंगे, उसमें बिजली
आप कनेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये सब, हालांकि इसमें कुछ जो हमने दो बताया था वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक फिक्स्ड वेरिएबल है जो वेरी करेगा, चल अचल, दोनों बताया था। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी फिक्स, जैसे भूमि आपने एक ही बार खरीद लिया तो उसका बार बार उसमें दाम लगाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि एक और पदार्थ आपने रॉ मटेरियल जो खरीदा, प्लस श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, प्लस ऊर्जा। अब ऊर्जा कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, नॉर्मली सी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, ठीक है। मशीनरी तथा उपकरण, और जो अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ खर्चे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हैंडलिंग कास्ट है, इन्वेंट्री कास्ट है, ठीक है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये सब जो खर्च इसमें निहित आते हैं, इन टोटल को अगर करेंगे तो वही प्रोडक्ट की कास्ट हो जाएगी। तो कहोगे भैया कास्ट तो इतना है, तो अब हम इतने बेचे तो क्या फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, ठीक है। आप सरकार की ये टैक्सेशन तो नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड एमआरपी टर्म यूज होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो वो सरकार के ऐसा नहीं कहती है कि सरकार चाहे जो बढ़ा के बेचो, अरे कुछ परसेंट होता है, ठीक है। अगर ये कास्ट मान लीजिए 10 रुपया आया है, ठीक है, तो आप जो है इसका 5% कितना हो गया, जो भी है, मान लीजिए 100 रुपया आया है, ठीक है। तो 100 रुपया आया है तो 10 से 20% ये बढ़ा के आपको करना है। तो अगर 20 हो जाएगा, 20% तो कितना हो जाएगा, 120, यानी 20 रुपये ये हर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट है। अब इसको आप 30 नहीं कर सकते, 40 नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सरकार का रूल रेगुलेशन है, ठीक है। मिनिमम कितना है, 10, यानी कि 10 से ये 110, यानी कि उसका दाम 110, 100 तो कास्ट हो गया, क्या हो गया, 100 जो है, यहाँ बढ़िया लिख देते हैं, ये जो है मान लीजिए टोटल 100 रुपया आया, ठीक है, ये कास्ट। अब ये 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अब 110 किसको दोगे, 120 जो आप नियरेस्ट में जाओगे, नियरेस्ट के लोगों को दोगे, तो क्या होगा कि 110 रुपये में आप दे सकते। क्यों आप उनको 120 रुपये में दे, तो वो चिल्ला पड़ेंगे कि भाई यही आपकी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री यहाँ से वहां तक पहुंचाने में कहाँ कोई खर्च आ रहा है, तो आप मानना पड़ेगा, तो 110 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। और दूसरे जगह बेच रहे हो तो 120 रुपये में। समझ में आया? चलिए, यदि वस्तु की लागत में लाभ को जोड़ दिया जाए तो उसका योग वस्तु की कीमत कहलाता है। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये क्या हो गया, प्राइस है। क्या है? प्राइस। एक वस्तु की लागत यूनिट कास्ट कहते हैं, यानी कि एक वस्तु की जो भी लागत है, यानी 100 रुपया आई, उसी को यूनिट कास्ट कहते हैं। किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने से पहले उत्पादन की लागत की गणना करके, यानी कि उत्पादन की लागत की पहले गणना करके उसके आधार पर यह विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब याद है, मैथ में आएगा सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। यही तो मैथ में बताया जाता है, ठीक है। हालांकि लॉस के नजरिए से आना, चलिए यहाँ प्रॉफिट के नजरिए से चलिए, यही तो विक्रय मूल्य है, क्यों भाई, है ना। ठीक, प्रॉफिट केवल लिख देते हैं, क्या है ना। तो वही है, प्रोडक्शन में कितनी कास्ट लगी है, कितना पैसा लगा है, अगर उसमें प्रॉफिट आप जोड़ दिए हैं तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, कीमत हो गया, ठीक है। किसी भी उद्यमी को अपने उत्पाद व उसके उत्पादन से संबंधित कई बातों पर संदर्भ में पूर्व विश्लेषण एवं जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर आपने प्रोडक्शन कास्ट बढ़िया से नहीं एनालिसिस किया है, अब मान लीजिए ऐसे ही लगा दिए, कह देते 80 रुपया लगा दो, नहीं ऐसे नहीं करना है, तो आप लास्ट में चले जाओगे। मैक्सिमम 20 रुपया दे सकते तो 100 रुपया आया, तो आप क्या होगा, लास्ट में चले जाओगे ना,
यानी अगर आपने 80 रुपये लगा दिया बिना विश्लेषण किए, तो 80 और मान लीजिए यहाँ बेचेंगे इस 10 रुपया के अनुसार, 80 का 10% अगर करेंगे तो 8 रुपया हो गया, ठीक है। 20% करेंगे 16 रुपया हो गया। तो अगर उसके अनुसार चलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 88 रुपया होगा, और 16 कितना हो गया भाई, 106 रुपया हो गया, है ना। तो ये तो 6 रुपया प्रॉफिट में हो गया, लेकिन ये कितना हो गया, 12 रुपया लॉस में चला गया, समझ में। तो यानी कि विश्लेषण करना ही आवश्यक होता है, वही विश्लेषण करना ही कास्ट एस्टिमेशन ही होगा, ठीक है। चलिए, इसी विश्लेषण में से एक महत्वपूर्ण विश्लेषण लागत तथा आगरण को लागत लेखाकरण कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं, इसी, ठीक है। विश्लेषण जो भी कहते हैं उसी को कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। यानी मूल्य जो भी है क्या है, लागत आगरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है, क्या चीजें हैं, ठीक है। कैसे करते हैं लागत का आगरण, कैसे करते हैं? लागत का आगरण किसी भी उत्पाद को बनाने से पहले उस पर आने वाली संभावित लागत ज्ञात करने के लिए एक प्रक्रिया है। कास्ट एस्टिमेशन क्या है कि रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी उसमें पैसा लगा है, चाहे डायरेक्ट लगा है चाहे इनडायरेक्ट लगा है, ठीक है, वो टोटल का जो समावेशन करते हैं वही कास्ट एस्टिमेशन कहते हैं, जिसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कास्ट आगरण उत्पाद की निर्माण से पूर्व उसके उत्पादन में लगने वाले पदार्थ, मटेरियल, लेबर, अन्य ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब जो बच गए, ठीक है, पर आने वाली की लागत की गणना के लिए एक कला है। ये डिफिनेशन है, ठीक है। ये जोर किस पे दे रहा है, जोर रॉ मटेरियल पे दे रहा है, श्रमिक पे दे रहा है, और इसके अलावा जो बच गया है उनको जोड़ लीजिए, यही कास्ट एस्टिमेशन है, वही एक टाइप का आर्ट। लागत के आगरण के अंतर्गत उत्पाद के लिए वांछित कच्चे माल की लागत, डिजाइन मतलब प्रोडक्ट की डिजाइन में, तथा उत्पादन में होने वाले सभी अनुमानित खर्चे, प्रशासनिक खर्च, विक्रय खर्च, श्रम खर्च, बनाने की होने वाले अन्य खर्चों की गणना की जाती है। जितने तरह की खर्चे हैं उसमें गणना की जाती है। किसी उत्पाद में संभावित लागत आगरण करने के लिए निम्न कारकों की जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है, जानकारी होना आवश्यक है। तो कौन कौन सा कारक है, चलिए, पहला है अभिकल्पन में लगा समय, डिजाइन टाइम। ये डिजाइन टाइम क्या है अभी आगे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये जो पेन है, ये देखो आगे पतला है, ब्लैक कलर का है, ठीक है, थोड़ा भारी है, बहुत भारी भी नहीं, तो ये सब डिजाइन है। पदार्थ की आवश्यक मात्रा, कितनी मात्रा हमें रॉ मटेरियल ले आना है, प्लस पदार्थ की लागत, ले आना है पदार्थ की आवश्यक मात्रा, हाँ इतना ले आना है, और उसमें जो कितना खर्चा लगेगा, ये उत्पादन समय, यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की गई, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा उसका भी, प्लस श्रम व्यय, श्रम व्यय मतलब कितने लोग उस पर काम किए गए, मशीनरी की लागत, मशीन उस पर कितनी देर काम कर रही है, प्लस ओवरहेड लागत यानी कि एक्स्ट्रा जो बच गया है, तथा अन्य खर्चे। नेक्स्ट, तुलना योग्य पार्ट के लिए पूर्व में किए गए आगरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप जैसे कहने मतलब ये 7वें पॉइंट में ये है कि कुछ ऐसे गेजेस होते हैं जो आप ले आते हो, मेजर करते हो, तो उसका भी कास्ट ये लास्ट में जुड़ जाएगा। ये नेक्स्ट है भविष्य में पदार्थ की मजदूरी और संभावित परिवर्तन, ठीक है, ये भी आपका कास्ट में निहित है कि यार भविष्य में एक काम करते हैं यार, ये काम हो कुछ महामारी आ सकती है, या आपको ऐसा लगे कि भाई रॉ मटेरियल खर्च हो जाएगा तो पहले मंगा के रख लो, ये भविष्य की बात। उत्पादन की मात्रा का आगणित दर
प्रभावित करते हैं, यानी हमें कितना प्रोडक्ट बनाना है ये भी तो कास्ट एस्टिमेशन का है। नेक्स्ट, साधन में परिवर्तन का भी, ये तीनों जो पॉइंट है कुछ ऐसे लग रहा है कि भविष्य में सोच रहे हो, मतलब भविष्य में ये मशीन जो चल रही है ये पुरानी हो जाएगी, हमको नया खरीदना है, तो वो सब भी सोच के, यानी 10 पॉइंट ये अपने दिमाग में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बताने से पहले ये होना चाहिए। आगणन का क्या उद्देश्य है? कास्ट एस्टिमेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला, टेंडर या कोटेशन भरने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना। भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ऐसे हवा में तो बिकेगा नहीं, तो आप सिर्फ टेंडर करोगे, कोटेट करोगे, ठीक है, तो भाई एक पर्टिकुलर प्राइस रखोगे, ठीक है। जब जब कोई चीज नहीं आती है ना, तो हर जगह एडवर्टाइज कर दी जाती है कि इतने में बिकेगा। आप लोग देख लेंगे ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उस पे दे देता है ये प्रोडक्ट आने वाला है, वो अलग बात है, पहले कीमत नहीं बताते हैं, ठीक है। उत्पादन और मार्केटिंग की लाभप्रदता सुनिश्चित करना, भाई यही चीज तो है कि हमको कितना लाभ मिलेगा, यही तो कास्ट एस्टिमेशन है। नेक्स्ट, पार्ट्स या असेंबली के उत्पादन बाजार में खरीद कर निर्णय लेना, ये भी तो है। अगर कास्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं और इतना रुपया आ रहा है और हम जान रहे हैं कि मशीन इतना दिन का चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा, तो उसके अनुसार पार्ट्स भी खरीदने पड़ेंगे ना, तो यही तो हमारा उद्देश्य है। सबसे मितव्ययी विनिर्माण विधि, यानी इकोनॉमिकल, न बहुत लॉस में नहीं जाना है। अगर बहुत लॉस में नहीं जाना, तो अगर बहुत प्रॉफिट ना हो जाए तो बहुत लॉस ना हो, लॉस 0 हो कम से कम, तो उसी टूल्स और पदार्थ को सुनिश्चित करना। अब पता चला आप ऐसी मशीन लगा दिए बहुत महंगी, ठीक है, तो बहुत महंगी लगा दिए तो क्या फायदा मिला, तो उसका खर्च अन्य बेफजूल का बढ़ेगा ना। जब बेफजूल का बढ़ेगा तो आपके कास्ट एस्टिमेशन में वो चीजें आएंगी, तो आपका दाम अधिक हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो बहुत सारी चीजें आजकल देखो क्या है ना कि अनएम्प्लॉयमेंसी जो है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? मशीनों से काम हो रहा है। तो जब मशीनों से काम हो रहा है, तो अभी आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लो, आप ईंट देखे होगे, ठीक है, तो ईंट जो आदमी के द्वारा बनाया जाता था, मतलब उसको शेप दिया जाता था सांचे के माध्यम से, तो वो थोड़ा सा रफ एंड टफ था, मतलब स्मूथ नहीं था। अब वही मशीनों के द्वारा बना दिया जा रहा है तो एकदम स्मूथ हो जा रहा है। तो अब आदमी के द्वारा जो बनाया गया वो रफ एंड टफ है, वो सुंदर दिखने में नहीं है, लेकिन मशीन के द्वारा बनना भी सुंदर है। तो अब मशीन आपने खर्चा किया है ना, मशीन मंगाया है, तो मशीन मंगाया तो उसका खर्च उसमें जोड़ेंगे, तो वाले ईंट की कीमत अधिक करनी पड़ेगी, मजबूरी है करनी पड़ेगी, उसके बराबर आप बेच ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं फायदा क्या आपका। तो यही है कि ऐसी टूल्स ही इस्तेमाल करना कि जो आपके लिए इकोनॉमिकल हो। निर्माण के प्रयोग में होने वाली सभी विधि होने वाली टूल्स, और यही चीज है। लागत नियंत्रण हेतु कार्य निष्पादन मानक निर्धारित करना, ठीक है। कास्ट एस्टिमेशन के लिए कौन कौन सी चीजें, वर्क परफॉर्मेंस कैसी कैसी होंगी इसके लिए। नेक्स्ट है उत्पादन बजट बनाना, ठीक है। बजट का मतलब ये है कि कास्ट का मतलब आप ये डिसाइड कर रहे हैं इतना रुपया लगेगा ही लग, बजट का मतलब भविष्य आप सोच रहे हो, ठीक है। उत्पाद डिजाइन में सुधार हेतु सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। आधुनिक विनिर्माण तकनीकी की जानकारी रखना, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य तो यही है कास्ट एस्टिमेशन से। ऊपरी खर्चों का अध्ययन और उन्हें कम करना, ये भी है। मजदूरी दर निर्धारण की सहायता करना, ठीक है, बहुत कम ना हो बहुत अधिक ना हो मजदूरी। आगे एक चैप्टर आएगा फैक्ट्री एक्ट, जिसको हम बताएंगे समझाएंगे बड़े अच्छे से, ठीक है। आगणन विभाग की कार्य कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। बड़े बड़े उद्योग में संगठनों में आगणन का कार्य आगणन विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी कि हर इंडस्ट्री का एक कास्ट एस्टिमेशन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, वही ये काम करेगा। यह विभाग योजना विभाग के अंतर्गत आएगा, प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। छोटे संगठनों अथवा उपक्रम में यह कार्य प्राय उत्पादन प्रबंधक के ही द्वारा किया, मैनेजर के ही द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है।
आगरण विभाग के प्रमुख कार्य कच्चे माल और अन्य आवश्यक सामग्री की लागत के ज्ञात करना। सबसे पहला कच्चे माल, ठीक है। अन्य सामग्री का मतलब यह है कच्चे माल के साथ साथ, जिसे मान लीजिए आप ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल क्या है? कच्चा माल ये है कि आटा है, ठीक है, और उसके साथ साथ कलर भी है, उसके साथ साथ उसमें जो ऑयल डलता है वो भी है। तो यानी कि अन्य सामग्री आवश्यक सामग्री है। नेक्स्ट है मशीनों, औजारों और उपकरणों। मशीन समझी गए, मशीन के साथ टूल लगा रहेगा, उपकरण, ठीक है, ये उसको सहायता करेंगे। उपकरण जो होते हैं सहायता करते हैं इसको, मशीन औजारों को परफॉर्मेंस करने के लिए। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊपर शीर्ष ज्ञात करना। अच्छा, जो दिखाई दे रहा जो नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है, मशीनरी। अप्रत्यक्ष है मतलब जैसे कि बिल्डिंग कास्ट हो गई, श्रमिक वाला, ये सब चीजें इसमें। इष्टतम लागत का निर्धारण करना, डिटरमाइन ऑप्टिमम कास्ट। कहने मतलब ये है कि जो हमने 100 रुपया अभी थोड़ी देर पहले निकाला था वो 100 का ही 100 होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक 90 कर दीजिए, जोड़ने पे आपका 90 हो जाए या फिर 110 हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम होना चाहिए, न बहुत ज्यादा होना हो न बहुत कम होना चाहिए। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना। अब विक्रय मूल्य में तो हमने बता दिया है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो उसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट मजदूरी दर ज्ञात करना, डिटरमाइन वेज रेट, ठीक है, यानी कि जो भी उस पे काम कर रहे हैं लोग, उनका ये देख, उनका सैलरी की बात नहीं, वो कितना देर काम कर रहे हैं उसका क्या हम वेजेस लगा सकते हैं, क्या मजदूरी लगा सकते हैं, वो है। और लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, तय होना चाहिए, सरकार के अनुसार होना चाहिए। पता चला आप 2 घंटे का काम ले रहे हो, लगातार काम ले रहे हो, 100 रुपये दे रहे हो, तो ये नाइंसाफी है। निर्माण में लगे समय और श्रम की गणना करके श्रमिकों को मजदूरी दी जाएगी, ठीक है, लगे समय और श्रम, ठीक है, समझ में। जैसे मान लीजिए आप ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग एक सर्कुलर होल बना रहे हो, इतने एमएम का सर्कुलर होल बना रहे हो, तो उसके लिए मान लीजिए टोटल 10 मिनट टाइम लगा, तो 10 मिनट टाइम, ठीक है, 10 मिनट और एक ड्रिलिंग करने का जो खर्च है, यानी कि टाइम और खर्च वे जोड़ करके आप बता दोगे कि उसकी मजदूरी कितनी होगी। सर्वाधिक मितव्यय विधि को पता लगाना, मतलब मितव्यय का मतलब इकोनॉमिकल, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस न हो। जैसे भाई अगर कोई, हमने बताया था ना कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी बनता है वो 4 विधि से बनता है, या तो काट के, पीट के, जोड़ के, ढाल के, यही तो होता है ना, ठीक है, फॉर्मिंग, फास्टनिंग, मशीनिंग और कास्टिंग, यही 4 तरीके से बनता है। तो अगर वो चारों तरीकों में कौन सबसे कम खर्चीला, वो अपनाइए आप, तो वो अपनाए। नेक्स्ट है विक्रय नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है, मतलब कैसे उसको बेचना है, मार्केट में कैसे डिलीवर करना है, इसके लिए। नेक्स्ट है उत्पाद के नवीनतम या संशोधन सुझाव भी तो देना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट जो भी कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, वो प्रोडक्ट में जो 10 क्वेश्चन कंज्यूमर ने बताया था कि इसी अनुसार हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसमें उसको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन की पूर्ति नहीं हो पाई है, तो उससे आप जाके पूछिए तो आपने जो है वो ये कास्ट एस्टिमेशन डिपार्टमेंट जाएगा, पूछेगा कि भैया संतुष्ट हो, तो कहेगा नहीं, 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वो 2 क्वेश्चन फिर से नोट करेगा और जाके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को सुझाव देगा कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है संशोधन के लिए सुझाव। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता स्थापित करने के लिए तालमेल बनाए रखना, सबसे बढ़िया चीज है। जैसे हमने बताया था ना कि अगर ई रिक्शा बनाना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों के गैदरिंग से, तीनों के कोलैबोरेशन से बन पाएगा। अब पता चला तीनों आपस में मारपीट कर लिए तो कहां से हो पाएगा। तो ये है कि क्या है, तालमेल बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आगणन प्रक्रिया, एस्टिमेशन प्रोसेस, ठीक है। एस्टिमेशन प्रोसेस क्या,
सबसे पहला स्टेप है आयतन और भार की गणना करना। पहला स्टेप क्या है? आयतन और भार की गणना करा। आयतन और भार की गणना का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल का आयतन कितना होगा, यानी उसका शेप साइज, ध्यान रखिए, ठीक है, शेप साइज मिला करके, ठीक, उसका टोटल मटेरियल की बात, मटेरियल प्लस उसका अगर उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो भार हो जाएगा। तो कितने वजन का होगा, पहला काम यही होता है। तो कैसे? ड्राइंग की सहायता से उत्पादित की जाने वाली वस्तु का, पदार्थ का आयतन और भार ज्ञात किया जाता है। याद करिए, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ही क्यों ड्राइंग बनवाई जाती है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने पाए। तो फर्स्ट ईयर में बताइए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसको कहा जाएगा कि इसका ये हमें ड्राइंग बनाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाइए। तो वो ड्राइंग जब बनाओगे तो फर्स्ट टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब बना दोगे। साइड व्यू 2 व्यू हो जाएगा, ठीक है, अलग सेम सिमेट्रिकल रहे तो एक ही बनाइए। तो अब तीनों को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आप आयतन निकाल लोगे कि हाँ इतने इसमें मास लगेंगे, ठीक है। अब आयतन में कहीं, अब जैसे जिसमें छूट और बेकार हुआ पदार्थ भी शामिल होता है, ध्यान रखिए, यानी कि सॉलिड आप निकाल लें, कहीं आप छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे ये पेन था तो ये कोनिकल शेप में बना है, तो ऐसे बना रहा होगा ना पहले, तब इसको काटा गया होगा, यानी कि ये वॉल्यूम आपने निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे निकाला? ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल है और इसकी डायमीटर r है, तो 2 पाई r इंटू एल, ठीक है, यही तो हुआ। चलिए, सॉरी, यहाँ पाई आर स्क्वायर होगा जी, ये क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल का है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल, अगर ये आर, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड आयतन उसको। नेक्स्ट है पदार्थों का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है, यानी कि इतना, मान लीजिए ये कितना वॉल्यूम का था, मान लीजिए 5 मीटर क्यूब था, 5 मीटर क्यूब था अभी, ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और इसका डेंसिटी आपको मेजर ही होगा, ठीक है, तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अब डेंसिटी मेजर हो गया तो मास कितना हो जाएगा? रो इंटू वी हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो रो इंटू वी हो जाएगा, और उसमें जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना किलो आपको खरीदना है, समझ में आए? तो यम द्रव्यमान तो आ गया, उसमें जी का मल्टीप्लाई करें तो भार आ जाएगा, तो उसका भी ज्ञात करना रहेगा। नेक्स्ट है कार्य की यथार्थता और परिष्कृति सुनिश्चित करना। बहुत बढ़िया। अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो यूज रफ एंड टफ, मान लीजिए खिलौना बनाना है, तो खिलौना बनाना तो बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट साइज का रहे चाहे न रहे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही कोई, मान लीजिए जैसे कि कैंची होती है, ठीक, कैंची है, तो अब कैंची आप बना रहे हैं किसके लिए? मान लीजिए टॉय वाली कैंची बना रहे हैं, आज चाहे जैसे बने, बस शेप दिखे कैंची की तरह चल जाएगा। लेकिन अगर वही कैंची अगर सीजरिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन के लिए, तो सोचिए आप उसको एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप प्रोडक्ट किस तरीके का बना रहे हैं, किसके लिए उपयोग के लिए बना रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है? बाजार में पुर्जों की खरीद। अच्छा, जो भी इंडस्ट्री आप खोलने जा रहे हैं, क्या उसके इर्द, मतलब जो भी आपके लिए आवश्यक पुर्जे हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, क्या वो नजदीकों में मिल जा रहे हैं कि नहीं मिल जा रहे हैं? पता चला आपकी मशीन कई दिनों तक पड़ी है, बन ही नहीं पा रही है, तो दिक्कत हो जाएगी। प्रत्येक संक्रिया के लिए लगा समय, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी संक्रियाएं हुई हैं, मान लीजिए आपको होल बनाना है तो ड्रिलिंग के लिए कितना समय, बोरिंग के लिए कितना समय और रीमिंग के लिए कितना समय लगा, ये सब नोट होना चाहिए। नेक्स्ट श्रम लागत बता ही दिया था, जो भी काम कर रहा है, जो ड्रिलिंग कर रहा है उस पे उसकी कितनी अलॉट किया गया है कि ड्रिलिंग का कीमत कितना है, ठीक है। अब जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो वही उसकी मजदूरी हो जाएगी। अच्छा, औजारों उपकरणों की भी लागत होती है ना भाई, जो भी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भी। नेक्स्ट, उनका देख रेख भी तो मेंटेन करना है, तो देख रेख मेंटेन करने के लिए भी तो लागत लगेगी, अनुरक्षण और मूल्यह्रास। नेक्स्ट है प्रशासनिक खर्चों का भी अनुमान लगेगा। अब भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं
तो उनको हैंडल करने के लिए प्रशासन होगा, तो भी खर्चा जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैकेजिंग और डिलीवरी। प्रोडक्ट को पैकेट में बनाया जाए और डिलीवर किया, डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, ये भी चीज है। उत्पादन लागत का आगणन, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी जोड़ दिया जाएगा तो आपका ये कास्ट एस्टिमेशन। नेक्स्ट है वितरक के लिए कमीशन निर्धारण, सबसे बड़ी बात। यहां तक तो हो गया, यहां तक टोटल आपने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद अब मान लीजिए आप ऐसे मार्केट में गए जहां पे ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, तो आप क्या कहोगे, जाके रिटेलर को ये कहोगे कि भैया एक काम करो, हमसे इतना कमीशन ले लो। तो जो कमीशन है वो भी आप कास्ट एस्टिमेशन में जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य निर्धारण। अब आ गया, जब कास्ट आपने निकाल लिया टोटल, तो इसमें प्रॉफिट जोड़ करके उसको सेलिंग प्राइस बना दीजिए। समझ में आया? ठीक है, डिलीवरी का समय निर्धारित करना। चलिए ये पैसा तो नहीं है, लेकिन अब रिटेलर मान गया है कि भाई ठीक है हमको परसों पहुंचा दो, तो परसों कै बजे पहुंचा दो, ये भी उसका कास्ट एस्टिमेशन का ही तो काम है। तो यहां तक ये 14 पॉइंट तक ये कास्ट एस्टिमेशन का तथ्य था। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है।